नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज ये 100 क्वेश्चन है। आपकी बुक का नाम है घटना चक्र। इस बुक में जो है आपके 2718 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन डेली करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये विभिन्न परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो रोज इसमें से जो है 100 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। कोशिका का अध्ययन कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका साइट कोशिका के अध्ययन को जो आप कहते हैं वो है साइटोलॉजी। ठीक। मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम या गाल्जी कार्ड? तो मानव शरीर में कोशिकांग के ट्रैफिक पुलिस को जो है किस नाम से जाना जाता है? कालजी कार्ड। तीसरा क्वेश्चन। इनमें से अभिव्यक्ति और परिभाषा से उपयुक्त मिलान कीजिए। जैव ऊर्जा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पोषण। इसे मिलाएंगे तो जो जैव ऊर्जा होती है वो होती है आपकी एटीपी। स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य है आपका जीवन का आधार। ऊर्जा, स्वास्थ्य, झलक। पोषण, अच्छे स्वास्थ्य का मूल। तो इसमें पहले का पहला और दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा। तो यानी इसमें बी क्वेश्चन आपका ठीक है। ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, मायोलॉजी, साइटोलॉजी। तो ऊतक के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी और मांसपेशियों के अध्ययन को बोलते हैं मायोलॉजी। ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? ऊतक का अध्ययन, तो साइटोलॉजी। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी और हड्डियों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी और जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी। ठीक। ऊतक कहते हैं समान रचना विभिन्न कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को। समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। विभिन्न रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऊतक कहलाते हैं आपके समान रचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, ऊतक, हड्डियां, मांसपेशी। तो ये है आपकी कोशिका। हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित कोशिकाओं का बना होता है जिन्हें कहते हैं ऊतक, तंत्र, कोशिका, झिल्ली। तो शरीर जो असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से जीवित कोशिकाओं से बना होता है उसको कहते हैं कोशिका। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जी आपरेटस। तो कोशिका जो चारों तरफ से जो घिरी होती है वो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर एक द्रव होता है, उसे कहते हैं, और कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, गाल्गी ऑपरेटस। तो यही बताया था साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका के अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है और कोशिका खुद जो चारों ओर जो घिरी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? गाल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो है आपकी प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहा जाता है वो राइबोसोम को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो संपन्न होता है वो अवायवीय श्वसन, वायुजीवी श्वसन, नाइट्रोजनिक श्वसन और श्वसन संबंधी अम्ल रक्तता। तो ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होता है वो वायुजीवी श्वसन होता है। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? केंद्रक, सेंट्रोसोम, गाल्गी का माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है ऑक्सीजन उत्पादन से, उत्सर्जन से, एंजाइम स्राव से, ऊर्जा उत्पादन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है वो ऊर्जा उत्पादन से। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस या गाल्गी ऑपरेटस। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और डॉट 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 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चयनित कार्य ऊर्जा के उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड का उन्मूलन और न्यूरो संचारण। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है वैक्यूल केंद्रक, गाल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। गुणसूत्र और दो ऑप्शन आपके इसमें है, गाल्गी ऑपरेटस या साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन है आपका कोशिका में ऊर्जा उत्पादन, तो आपका ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जागार माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी कहलाता है कोशिका का ऊर्जा केंद्र। कोशिका का नियंत्रण केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गाल्गी बॉडी या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र है वो है आपका न्यूक्लियस। कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस,
और गाल्गी आपरेटस या साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो आपका होगा वो है आपका कोशिका का नियंत्रण केंद्र, तो ये है आपका न्यूक्लियस। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? काला, हरा, सफेद, हरा। तो क्लोरोफिल आपका हरा रंग का होता है। इसी को बोलते हैं सिंथेटिक पिगमेंट, किसे? क्लोरोफिल, पर्णहरित हिंदी में, और सिंथेटिक पिगमेंट इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, याद रखना, बहुत अच्छा इनपुट क्वेश्चन है ये। माइटोकांड्रिया, लेब्रियंथ, राइस लाइसोसोम या हाइड्रा। आत्महत्या की थैली, तो ये बोलते हैं लाइसोसोम। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? गाल्गी ऑपरेटर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या राइबोसोम्स। तो सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। एटीपी इसमें भंडारित रहता है। एटीपी का भंडारण कहाँ होता है? मांसपेशी में, पित्त की थैली में, पैनक्रियाज में, यकृत में। तो इसमें एटीपी आपका मांसपेशी में भंडारित होता है और यकृत में भी, दो में होता है। मुख्य रूप से मांसपेशी में एटीपी। तो इसमें आपके दो ऑप्शन है, दे नहीं रखा है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जाता है? छाया चित्र द्वारा, शरीर के प्रकार द्वारा, विद्यालय की रिपोर्ट कार्ड द्वारा या डीएनए जांच द्वारा। यानी प्रत्येक व्यक्ति की पहचान जो होती है वो डीएनए की जांच द्वारा होती है, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, ये परिभाषा किसने दी? वैसे ही बहुत इंपोर्टेंट परिभाषा है, बी.एन. झा ने ये परिभाषा दी थी और कई बार पेपर में भी पूछी गई है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, ये परिभाषा जो दी है वो बी.एन. झा। डीएनए का पूरा नाम, डीऑक्सी क्लोरिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी नूडिक एसिड। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है याद रखना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, आनुवांशिकता, पर्यावरण, जलवायु, इनमें से सभी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता भी करती है, पर्यावरण भी करता है, जलवायु भी करती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। जो आनुवांशिक विशेषता रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, वाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती है, वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद
कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं जिन्हें कहा जाता है एंजाइम, आरबीसी, फेगोसाइट, जीन। आनुवांशिक विशेषताएं, रंग, त्वचा, बाल, ये सब जो है सूक्ष्म कणों को नियंत्रित करती है। क्या है? जीन। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े, 46 जोड़े। तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 23 जोड़े। मानव में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, जोड़े 23 होते हैं और कुल संख्या 46 होती है। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी यानी 23वीं जोड़ी लिंग सूत्र होते हैं। मादा में लिंग सूत्र जो है एक्स, 2 एक्स, और जबकि नर में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक। व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, ये दो अलग अलग हैं। वातावरण प्रभाव, वंशानुक्रम प्रभाव, सामुदायिक प्रभाव। तो व्यक्तिगत जो भेद है वो दोनों के कारण जो है होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन सही है, ए। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक क्रिया एवं दक्षता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक सोच, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो इसमें शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण। कलर ब्राइटनेस में व्यक्ति किन दो रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो इसे जो याद करना आरजी से, यानी लाल और हरा। तो इसमें जो आपका आएगा पहला ही होगा लाल व हरा। कलर ब्राइटनेस से ग्रसित व्यक्ति को किन दो रंगों में भेद की में असुविधा होती है, पहचानने में दिक्कत होती है? वो है आपका लाल और हरा, यानी बी ऑप्शन। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से, माता के गुणसूत्रों से, माता पिता दोनों के गुणसूत्रों से, किसी के द्वारा नहीं। तो बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है वो पिता के गुणसूत्रों से। पिता में होते हैं एक्स और वाई, माता में एक्स, 2 एक्स। हीमोफीलिया है, हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, लाल रुधिराणु परस्पर चिपक जाते हैं, श्वेत रुधिराणु को इसका भक्षी हो जाते हैं। यानी हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। बी ऑप्शन। आनुवांशिकी के आनुवांशिकी के पिता में है डब्ल्यू वाटसन, जॉन वेंडर, वॉन वेयर, हेंसले। तेरे सभी को पता है आनुवांशिकी के पितामह कौन है? जॉन वेंडर। निम्नलिखित में से क्या आनुवांशिक अक्षय नीति के रूप में जाना जाता है? सहन शक्ति, लचीलापन को, तेजी यानी गति, या सामर्थ्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आनुवांशिक अक्षय नीति के रूप में जिसे जाना जाता है वो है आपकी तेजी, गति, तीव्रता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी आनुवांशिक अक्षय नीति के रूप में जाना जाता है वो है गति। लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? आनुवांशिकता, वातावरण, जन्म स्थान या जातीय पृष्ठभूमि। लोगों की शारीरिक भिन्नता सबकी अलग अलग होती है। वो किसकी वजह से होती है? वो आनुवांशिकता। इनमें से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? आवश्यकता का सिद्धांत, मानवीयता का सिद्धांत, उद्गार का सिद्धांत या उत्प्रेरक का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम जो होता है वो उद्गार का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं इंसेक्ट का सिद्धांत या सहज वृत्ति का सिद्धांत। इसी के नाम है ये सब। इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होता? जीवन शैली, शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना या वंशानुक्रम विशेषता। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपका एक सही है। यानी ऐसा एक फैक्टर कारक बताना है जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसमें आपका वंशानुक्रम विशेषता एक ऐसा कारक है जिसमें समानता किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? आचरण, व्यक्तित्व के लक्षण, ढंग और शिष्टाचार, आदत और दिनचर्या। तो इसमें जो है आपके व्यक्तित्व के लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और जो वंशानुक्रम का क्या है विषय है। शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? मानव शरीर की क्रिया, सक्रिय शरीर यानी मानव शरीर के सभी भाग के कार्य, यानी मानव शरीर के सभी भाग की क्रियाएं। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन सही होगा, शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, मानव शरीर के सभी भाग के कार्य। शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव शरीर रचना का, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का, शारीरिक गतिविधि का या मानव प्रकृति। जो एनाटॉमी होती है शरीर रचना विज्ञान, उसमें तो अध्ययन किया जाता है मानव शरीर का, लेकिन ये कह रहे हैं शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक, तो इसमें जो शरीर क्रिया विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का किया जाता है, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है शरीर क्रिया विज्ञान में। शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी। शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी। शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है गति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। शरीर की संरचना का जो अध्ययन है वो शरीर रचना विज्ञान। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि यानी
प्राणियों की संरचना की कार्यविधि, तो वो है आपकी शरीर क्रिया विज्ञान, यानी शरीर रचना विज्ञान, मनुष्य शरीर रचना शास्त्र, शरीर क्रिया विज्ञान है मनोविज्ञान, तो इसमें आएगा शरीर क्रिया विज्ञान। देखते हैं, पहला चलिए फीफा का नाम है जूल्स डिमेट, आया है क्वेश्चन, यानी जूल्स डिमेट क्या है, तो जूल्स डिमेट जो है वो फीफा का दूसरा नाम है, अन्य नाम है फीफा या जूल्स डिमेट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर रचना संबंधी शब्द सुमेलित नहीं है, देखते हैं, एंटीरियर सामने की ओर, बिल्कुल सही है, एंटीरियर सामने की ओर होता है, और लेटरल बाहर की ओर, सही है, क्रॉन चेहरा नीचे, ये भी सही है, मीडिया अंदर की ओर होता है, और इसमें दे रखा है चेहरा ऊपर, ये गलत है आपका, मेडियल का मतलब होता है अंदर की ओर, तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, तो यानी डी ऑप्शन का राइट होगा। एंटीरियर सामने की ओर होता है, लेटरल बाहर की ओर होता है, फ्रंट चेहरा नीचे होता है, मेडियल जो होता है अंदर की ओर होता है, मेडियल का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर, यानी डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, तो हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। मायोलॉजी होता है वो मांसपेशियों का अध्ययन होता है, ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है हड्डियों का। स्पाइन में कितनी प्रकार की गति होती है, तो स्पाइन में आपके 4 प्रकार की गति होती है, 4 प्रकार की गति होती है इसमें, एक होती है आपकी प्रसार, झुकाव, एक होता है पार्श्वीय झुकाव, और एक होता है एक्सियल अक्षीय झुकाव, तो ये 4 होते हैं, ये है आपके प्रसार, झुकाव, पार्श्व झुकाव और अक्षीय झुकाव, 4 होते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है, वक्ष, सीना, कंधा, कमर, पेल्विक, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है, तो पेल्विक। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो याद रखना रक्त द्रव संयोजी ऊतक है, द्रव संयोजी ऊतक। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, इजी क्वेश्चन है, 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, ये भी गलत है इसमें, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सभी ऑप्शन इसमें गलत है, टोटल हड्डियों की संख्या होती है 206। मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या 200, 300, 250, 350, तो मानव शरीर में जोड़ों की संख्या लगभग 320 होनी चाहिए, इसमें ऑप्शन कोई सा नहीं है, टोटल जो संख्या होती है मांसपेशियों की 639 होती है, जोड़ों में लगभग 320 के लगभग है।
तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन जो है सब गलत है। संधि के साइनोवियर नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास यदि सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? यानी संधि जिसमें साइनोवियल लिक्विड भरा होता है उस जगह पर सूजन आ जाए तो उसे बोलते हैं साइनोवाइटिस। साइनोवियल लिक्विड के उत्पाद का क्षेत्र में सूजन आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? साइनोवाइटिस। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी, यानी टोटल से 24। 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं। इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ पाई जाती है? ये आपके हाथ में पाई जाती है। ये लेग, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब फोर आर्म और अपर आर्म। अपर आर्म यानी ऊपर का कोहनी के ऊपर का भाग होता है जिसमें ह्यूमरस होती है, और फोर आर्म में आपकी रेडियस और अर्ना होती है। तो रेडियस अर्ना आपकी कहाँ पे होती है? फोर आर्म। और अपर आर्म में क्या होगा? ह्यूमरस। इसके प्लास्टिक कहाँ स्थित होती है? इसके पैरों में, कूल्हे में, अपर बैक में, हाथ में। तो स्केपुला जो होती है आपकी अपर बैक में। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पटेला आपका सीसामठ बॉन्ड होता है, कार्पस शॉर्ट बोन होती है, कार्पस एंड टॉर्सल्स भी होती हैं। ये क्या होती हैं? शॉर्ट बोन होती हैं। फ्लैट बोन स्केपुला होती है। इलेगुआ बोन टार्सल ये नहीं होती। इलेगुआ बोन होती है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ठीक। तो इसमें जो आपका सम्मिलित नहीं है वो डी सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं। एंथ्रोलॉजी का अध्ययन, हड्डियों का, मांसपेशियों का, तंत्र का, जोड़ों का। ये एंथ्रोलॉजी नहीं होगी, ऑर्थोलॉजी होगी। ऑर्थोलॉजी। तो जो आपका जो होती है ऑर्थोलॉजी, किससे अध्ययन होता है? इसका जोड़ों का अध्ययन। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, अचल, चर, अर्धचल। जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी, अभी बताया था। जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी। हिंद संधि है सचल संधि, अचल, अर्धचल। तो ये आपकी मूवेबल जॉइंट है, यानी सचल संधि होती है। हिंद संधि जिसे कब्जेदार संधि, कोर संधि भी इसी को ही बोलते हैं। हिंद संधि को कहा जाता है मूवेबल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, फिक्स जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट। तो मूवेबल जॉइंट हिंद संधि। हिंद जॉइंट कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है। घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़, उंगलियों का जोड़। जो आपकी हिंज जॉइंट है इसे कोर संधि भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोर संधि, और इसी को बोलते हैं कब्जेदार। तो ये आपकी एक ही दिशा में जो खुलती है, ये तीनों में होती है। घुटने के जोड़ में भी हिंज जॉइंट होता है, कोहनी में भी आपका हिंज जॉइंट होता है, उंगली में भी आपका
हिंज जोड़ होता है, तो यानी इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। दो या दो से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो ये कहलाती हैं जोड़। जोड़ की परिभाषा, जब दो हड्डियां आपस में जिस स्थान पर जुड़ती हैं उसको जोड़ कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर जो मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमफ्लेक्शन, हाइपरएक्सटेंशन, उपरोक्त सभी बॉल एंड सॉकेट जोड़ में ये सभी होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कंधे का जोड़ एक प्रकार का जोड़ है, कौन सा? बॉल एंड सॉकेट, कब्जा वाला जोड़, काठी वाला जोड़, या कॉर्डिलॉइड जोड़। यानी कंधे का जोड़ और हिप जॉइंट जो आपके होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जोड़ होता है, इसको बोलते हैं कंदुक खल्लिका। कंदुक खल्लिका भी इसी को बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जोड़ को। गेंद और गड्ढेदार जोड़, यही है कंदुक खल्लिका। हिंदी में बोल दिया ऐसे, बॉल एंड सॉकेट जोड़ जोड़ को बोलते हैं गेंद और गड्ढेदार जोड़। ये कहाँ पाया जाता है? कंधे में, कूल्हे में, कलाई में, या इनमें से कोई नहीं? तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ आपका कंधे में भी पाया जाता है और कूल्हे में भी पाया जाता है। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं, ए एंड बी, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा बॉल एंड सॉकेट संधि है? कोहनी की संधि, कंधे की संधि, कलाई की संधि, घुटने की संधि। तो ये किसमें पाया जाता है? कंधे की संधि में बॉल एंड सॉकेट जोड़ पाया जाता है। अपाकुंचन प्रोटेक्शन और आकुंचन रिट्रैक्शन होता है नितंब के जोड़ में, कंधे के जोड़ में, कोहनी के जोड़ में, घुटने के जोड़ में। तो अपाकुंचन प्रोटेक्शन और आकुंचन रिट्रैक्शन जो आपका पाया जाता है कंधे के जोड़ में। मानव शरीर के हिंज संधि में पाई जाती है कोहनी, कहाँ पाया जाता है? जो आपकी हिंज या कब्जेदार या कोर संधि है वो कहाँ पाई जाती है? कोहनी में, श्रोणि में, कलाई में, या मेटाकार्पल में। तो आप याद रखना ये जो है संधि आपकी कहाँ पाई जाती है? कोहनी में। कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? विसर्पी संधि, खूंटी संधि, कब्जा संधि, या कंदुक खल्लिका संधि। तो कोहनी, घुटने, उंगली, इन तीनों में कौन सी पाई जाती है? कब्जेदार संधि। घुटने का जोड़ एक प्रकार का जोड़ का उदाहरण है, सरकने वाला जोड़, धुरी वाला जोड़, कब्जे वाला जोड़, या कॉर्डिलॉइड जोड़। तो कब्जे वाला जोड़। कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं होती? आकुंचन, विस्तारण, अधोवर्तन, घूर्णन। तो जो है आपका इसमें कौन सी नहीं होती? घूर्णन नहीं होती। कब्जेदार संधि में घूर्णन आपका नहीं होता। कई बार ये क्वेश्चन आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कोहनी संधि में आपका घूर्णन गति नहीं होती। ठीक। सूची फर्स्ट से सेकंड के बीच परस्पर जोड़े बनाए गए हैं, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही मिलान कीजिए। यानी कंधे में आपको कौन सी संधि पाई जाती है? बॉल एंड सॉकेट संधि, इसी को बोलते हैं गेंद गड्ढेदार संधि या कंदुक खल्लिका। कोहनी में पाई जाती है आपकी हिंज, इसी को बोलते हैं कब्जेदार या कोर संधि। गर्दन में पिवोट, इसी को बोलते हैं ग्रीवा संधि। ग्रीवा संधि भी इसी को बोलते हैं। और कलाई में होती है ग्लाइडिंग। ये है। ठीक है, तो ये मिलान हो गया। कंधे में आपकी बॉल एंड सॉकेट, कोहनी में हिंज संधि, इसी को बोलते हैं कोर संधि। और गर्दन में ग्लाइडिंग, नहीं, गर्दन में पी पाइवोट, और कलाई में ग्लाइडिंग संधि। कोर संधि, हिंज जॉइंट के
प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सी गतियां सही हैं? अपवर्तन, अभिवर्तन। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना एक और ना दो। तो इसमें आपकी दोनों ही नहीं होती है, ना ये होती है ना ये होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ना एक और ना दो। किस संधि में अस्थि को 360 घुमाया जा सकता है? तो वो आपकी एक ही है, कंदुक खल्लिका। कंदुक खल्लिका संधि ऐसी है जिसे 360 अंश के कोण पर घुमाया जाता है, जैसे कंधे की संधि। मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ में पाया जाता है। ग्लाइडिंग जोड़ कहाँ पाया जाता है? गर्दन में, कोहनी में, कलाई में, कूल्हे में। ग्लाइडिंग माने फिसलने वाली संधि। ग्लाइडिंग का मतलब है फिसलने वाली संधि। फिसलने वाली संधि। तो ये किसमें पाई जाती है? कलाई में पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है? रिस्ट जॉइंट, कार्पस एंड टार्सल्स, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट। तो आपका ग्लाइडिंग फिसलने वाली संधि आपकी कलाई में पाई जाती है, कार्पल्स में और टॉर्सल्स। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। किसी मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है, यानी अर्धचल? तो इसको बोलते हैं एम फॉर थ्रोसिस जोड़ को। एम फॉर थ्रोसिस जोड़। मेरुदंड वर्टिब्रा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है, बड़ों में होती है 26 और छोटों में होती है 33। तो इसमें आपकी 33 है, 26 नहीं दे रखी है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा। गिरीवा संधि किसका उदाहरण है? पिवोट। अभी आया था गिरीवा, पाइवोट संधि को ही गिरीवा संधि बोलते हैं। मानव की रीढ़ की हड्डी में कोष कैसे रकाएं होती हैं? 26, 28, 33, 36। तो इसमें ए भी सही है, बी भी, दोनों सही है। 26 होती हैं बड़ों में और ये छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में 33 होती हैं, बाद में जाकर ये जुड़ जाती हैं और फिर 26 रह जाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में अस्थियों की संख्या कितनी है? इसमें 33 दे रखी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो मेरुदंड में आपके इसमें दोनों हो जाएंगे, ए एंड सी। ए और सी। मेरु रीढ़ रज्जु में कशेरुकाओं की संख्या, कशेरुकाओं की इसमें 33 दे रखी है। कृत्रिम कशेरुका को क्या कहते हैं? एटलस। किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू या मांसपेशी तंतु? तो कनेक्टिव टिश्यू जो है एक तंतु को दूसरे तंतु से जोड़ने में सहायता करता है, और लिगामेंट और टेंडन
लिगामेंट और टेंडन दोनों ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, याद रखना। लिगामेंट और टेंडन दोनों ही क्या है, आपके कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें एक तंतु दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करते हैं। मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा होता है, यानी हड्डियों का मुख्य तत्व कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। दांतों व हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः तत्व सहायक हैं परिसंचरण में, हड्डी में निर्माण, हड्डी निर्माण। कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में इस कारण होती है, आंखों की रोशनी के लिए, आसान सांस लेने के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए, हड्डी एवं दांतों को मजबूत करने के लिए। कैल्शियम की आवश्यकता जो होती है वो हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, कैल्शियम। अस्थि में कौन सा साल्ट सबसे अधिक पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। हड्डी में कौन सा साल्ट सबसे अधिक पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। तो ये थे आज के 102 क्वेश्चन। अगली वीडियो में मिलते हैं 100 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।